चलिए स्टार्ट करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का पढ़ना। ये पहले जरा कल वाला क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, पेज नंबर 167। ये टोटल कॉस्ट तक समझ आ गया तो आप कह रहे थे कुछ कर लिया बस। ये कंफ्यूजन तो नहीं सर इसमें रहेगी? अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी बातें जरा मेरी रहती हैं, लेकिन पहले इसमें ना क्वेश्चन नंबर 4 में जरा इसी तरह का जरा एक और क्वेश्चन पहले करवा दें, देन फिर देखते हैं। ये ठीक है जी, ठीक है। जी 1.92 निकाल के भी किया जा सकता है। जी सर, पेज नंबर हो गया 168। इसी तरह रिक्वायरमेंट होगा नेक्स्ट पेज पे, मेरे ख्याल लाइन आगे चलेगी। करवाने की कोशिश करिएगा सर, अभी चीजें एक जैसी बार बार रिपीट हो रही हैं। कैलकुलेट क्या सर? एक्सपेक्टेड रेलेवेंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा एंड डिटरमिन द कॉस्ट गैप। कॉस्ट गैप कैसे आता है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट कैसे आ जाती है? टारगेट सेलिंग प्राइस में से अगर टारगेट प्रॉफिट निकाल दो तो टारगेट कॉस्ट आ जाती है। दोबारा पढ़ने क्या फाइंड आउट करना? नंबर 1 क्या निकालना? एक्सपेक्टेड रेलेवेंट कॉस्ट पर यूनिट एंड डिटरमिन द कॉस्ट गैप। आ जाए वापस। ये Rugby Limited is engaged in manufacturing of product B1. Presently, RL is considering to launch a new product, B1 Extra, which has a demand of 10,000 units per month. ये बड़ा बहुत डिस्कस हुआ था, ये सारी चीजें तो कल हो गई थी मेरे ख्याल। इसका आंसर में भी लिखा हुआ था ये सारा, तो पर यूनिट भी आ सकता था, पर आर भी। अब आज इस क्वेश्चन पे फोकस करें, ठीक है? एज लॉन्ग एज आपका आंसर आ गया हुआ है 384, मैंने कहा था काफी सारे तरीके। RL is considering to launch a new product, B1 Extra, which has a demand of 10,000 units per month. The selling price of B1 Extra is 2,000 per unit. एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे जाए। आपने भी इसी B1 Extra की वर्किंग करनी है, ऐसे ही सर। एक मार्जिन दिया हुआ है सर, मार्जिन रख के जहन में वापस आ जाए। टारगेट कॉस्ट निकाली जा सकती कैसे? 2000 डिवाइड बाय 100 into 70.70. Other relevant information is as follows. अब ये सारी जरा रेलिवेंट कॉस्टिंग की बातें आनी, तो प्लीज रिपीट हो रही है। Each unit of B1 Extra requires 2 kg of material X and 1.5 labor hours. Material X is available in the market at the rate of 520 per kg. Alternatively, instead of material X, RL can use 2.5 kgs of a substitute material
Y which can be produced internally. Production of each kg of Y would require raw material costing 300 and 0.5 labor hours. ठीक है सर? कैसे कैसे B1 एक्स्ट्रा बनाया जा सकता है? मटेरियल एक्स या तो खरीद लें या मटेरियल एक्स को खरीदने की बजाय मटेरियल वाई बना लें. Number 2, presently about 14,000 labor hours remain idle each month and are paid at the rate of 50% of the normal wage rate of 250 per hour. कैलकुलेट करें कितना पे कर रहे हैं हम. क्या हम आइडल आवर्स में भी पे कर रहे हैं? लेकिन हाफ रेट पे कर रहे हैं. अगर काम करवाएंगे आइडल आवर्स यूज हो जाएंगे तो फिर भी हाफ ही देंगे. नहीं मतलब वैसे पहले पढ़ना ना. एंड सच पेमेंट्स आर चार्ज टू मतलब एक्सपेंस में फिलहाल रिकॉर्ड होगा. क्या आइडल आवर्स अवेलेबल है? Number 3, any shortfall in required labor hours can be met through overtime at the rate of 40% above the normal wage rate. Overtime का रेट बताएं. कर लो 250 या 125. नॉर्मल वेज रेट क्या है सर? इनटू 1.4. किस टाइम का रेट है ये? ओवर टाइम. अगर जरूरत पड़ी तो ओवर टाइम में काम करवाया जा सकता है. रिकॉर्ड्स ऑफ लास्ट 4 months शो द फॉलोइंग फैक्ट्री ओवरहेड्स variable and fixed at different levels of direct labor hours. Direct labor hours given है month 1 2 3 4 और फैक्ट्री ओवरहेड्स given है. यहां से क्या आ सकता है? क्या क्या निकल सकता है? वेरिएबल ओवरहेड्स पर आ जाएंगे और फिक्स्ड ओवरहेड्स पर मंथ पहले आ जाएंगे और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो बाकी भी करो. हाँ जी रजिस्टर करो. फाइंड आउट क्या करना है सर? जी सलमान साहब क्या हेडिंग लिखें? चले हेडिंग भी बोर्ड से देख के लिखें. एक्सपेक्टेड रेलेवेंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा. जी सर अब करना है फुल कंसंट्रेट. मेरी ख्वाहिश यही है कि आप प्लीज सोचें करें कराएं लेकिन आप प्लीज हिम्मत करेंगे तो कहां से शुरू करें? करें जी मटेरियल कॉस्ट तक पहुंच रहे हैं. कैसे पहुंचे? तो वर्किंग तो नहीं करनी पड़नी. आए ना जो महंगा पाड़ा वो लगा ले. क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? हाँ जी ठीक है तो आज जरा सोच लेते थोड़ा सा.
मटेरियल एक्स, एक ऑप्शन के मटेरियल एक्स परचेज करना, सारे परचेज करा दो। एक केजी को, सॉरी एक यूनिट को मटेरियल एक्स कितने केजी चाहिए? एक केजी कितने के बने? इट मींस अगर हम मटेरियल एक्स की तरफ जाएंगे तो 1040 पर यूनिट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ऑल्टरनेटिवली क्या करें? मटेरियल वाई की वर्किंग करा दो। हाँ जी, ऑल्टरनेटिव ये है कि मटेरियल वाई को चेक करना। एक मिनट अब मटेरियल एक्स बनाना है सर, मटेरियल वाई बनाना, मटेरियल वाई अगर बनाना है तो ये चाहिए कितना पर यूनिट? सही तरह पड़ेगा, ये इसी चीज में नहीं फंसना हमने। सर वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि रब्बिल आलमीन, बैठे सर, हैव अ सीट सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हैव अ सीट सर। मटेरियल वाई हमें कितना रिक्वायर्ड सर? 2.5 kgs, ऐसे ही? तो 1 kg को बनाने का आगे खर्चा दिया, तो ध्यान से देखना जरा। मटेरियल वाई बनाने के लिए भी कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कौन सा नाम है उस रॉ मटेरियल का? तो नाम नहीं दिया हो तो कोई इशू नहीं। कंसंट्रेशन रखें हम सर, 0.1 के अंदर इन्वॉल्व हम 300 क्या 300 भाईजान, 300 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। एक एक करके नाम से लिखना। यहां तक तो हो गया 750। तो ये तो क्या लग जाएगा जी? मटेरियल, लेबर। अब यहाँ कंसंट्रेट करना जरा, 1 kg कंसंट्रेशन से पढ़े थे। प्रोडक्शन ऑफ ईच केजी ऑफ वाई वुड रिक्वायर, तो कोई नहीं आराम आराम से कर लेते हैं। व्हाट इज 0.5 पर केजी है तो बाद में कर लेते हैं, वो इशू नहीं है। 0.5 पर केजी, तो 1 unit requires how much kgs? 0.5 क्या है सर? आवर्स पर केजी। हमें एक वाई का वाई के कितने केजी से एक यूनिट के लिए? तो एक मिनट जरा 2.5 तक मल्टीप्लाई करा। 1.25 क्या है? आवर्स पर यूनिट। व्हाट इज 0.5? आवर्स पर केजी, प्रोडक्शन ऑफ 1 kg, तो 2.5 kg सही, 2.5 kgs बनाने, 2.5 kgs बनाने ना एक यूनिट के लिए, तो 1.25 आवर्स पर यूनिट। बात खत्म होगी बस। अब हिम्मत कीजिएगा सही तरह, इनटू, अब रेट ढूंढना है। अब 250 लें या हाफ लें? आ जाए सर, कंसंट्रेट करें ना करें, पढ़ा आराम से पढ़ा, आराम से पढ़ा। 0.2 प्लीज। क्या टाइम आइडल नहीं पड़ा हमारे पास? क्या आइडल टाइम है? आराम आराम से देखें 0.2। क्या आइडल टाइम में भी आप 250 का हाफ दे रहे हैं? तो क्या वो हाफ तो दे ही रहे हैं? अब नेक्स्ट पेज पे चले ना, रेलेवेंट कॉस्टिंग इन्वॉल्व है बीच में। क्या फाइंड आउट करना हमने? एक्सपेक्टेड रेलेवेंट कॉस्ट ओनली। आराम से तसल्ली से। एक वर्किंग शायद बल्कि और भी होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 3 भी पढ़ा, ओवर टाइम भी है। क्या हमारा काम इन आवर्स में हो भी जाएगा जो आइडल है?
ये भी सोचना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल 14,000 से ज्यादा आवर्स चाहिए हमें, तो बाकी टाइम कहाँ से मिलेगा? ओवर टाइम में उसका रेट फिर और। तो कैलकुलेटर दोबारा उठाएं, 0.5 लिखें, कंसंट्रेशन रखें बस, नथिंग एल्स, वही इधर उधर मल्टीप्लिकेशन। 0.5 क्या है, दोबारा बोल रहा, आवर्स पर केजी। एक यूनिट को केजीस चाहिए कितने? तो इट मींस 1.5 आवर्स पर यूनिट। और और महीने की वर्किंग है, ऊपर देख लें, ऊपर नीचे सारा देख लें, 14,000 भी पर मंथ ही। हमें यूनिट्स कितने बनाने हैं? मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो हमें 12,500 घंटे चाहिए। क्या ये अवेलेबल है? हमें ओवर टाइम की जरूरत नहीं है। कितने अवेलेबल है? कितने अवेलेबल हैं? कितने चाहिए हैं? तो सफिशिएंटली अवेलेबल है। अब दोबारा पॉइंट नंबर 3 पर, इसमें सॉरी पॉइंट नंबर 3 इसका मतलब शायद इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। ऊपर आ जाओ नंबर 2 में दोबारा। अब दोबारा सर जी पढ़ने से इतना है, अगर हम काम नहीं भी करवा रहे तो आप 250 में, अब रुपीस भी ये 250 है, इसलिए जरा फिगर्स मिल रही हैं तो ध्यान से देखिए। हम 250 में से हाफ तो पहले ही दे रहे हैं सर, बल्कि इसको थोड़ा सा और चेंज कर लें जरा। लेट्स अज्यूम वो कहता है कि हम फुल पेमेंट कर रहे हैं, कि हम आइडल आवर्स में 50% नहीं 100% पैसे दे रहे हैं, तो फिर बताएं रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती? काम करवा लेते तब भी कुछ नहीं देना पड़ना। लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है कि 50% हम दे रहे हैं, तो ये तो दे रहे हैं, तो एडिशनल हाफ शायद रेलेवेंट। अब इसलिए एग्जैक्टली 50% है, लेकिन ये 125 ये वाला रेलेवेंट नहीं, जो हम दे रहे हैं। जो देना पड़ेगा वो क्यों देना पड़ेगा? जब आप काम करवाएंगे तो आइडल नहीं देंगे यार, खुद सोचा जरा एक मिनट। आप कब तक आइडल है? जब तक आप काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं फिर आप आइडल नहीं है, फिर आपको पूरा 250 मिलेगा। लेकिन वो पूरा 250 हमसे रेलेवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हम पे तो वैसे भी कर रहे हैं, और अगर हम 100% पहले पे कर रहे होते तो फिर जीरो रेलेवेंट कॉस्ट होता है, तो मल्टीप्लाई जीरो करते हैं। सर टेस्ट में भी आया है पहले भी, इससे पहले भी। चले आज पहली दफा आ गया सर। मल्टीप्लाई बताइएगा क्या करें सर? कौन सा 125? कौन सा 125? इंक्रीमेंटल सही लफ्ज, एडिशनल इंक्रीमेंटल लिखना जरा थोड़ा सा। इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट। दोबारा देखें सर, इस तरह की चीजें फाइनल होनी चाहिए, हो सकती है मेरा। व्हाट इज 0.5? आवर्स पर केजी। किसी का ध्यान गया वो सियारा पे? अरे यही चीजें हैं सर, सारी यही बहस है, कभी फिर पर आर, फिर पर यूनिट, और फिर वही, ये कैसे आया, वो कैसे आया, बस वो बता दें, बस ये कैसे आया। ठीक है सर, कर लेते हैं एक कंफ्यूजन की दफा। 0.5 है केजी, आवर्स पर केजी इंटू 2.5 किया तो आवर्स पर यूनिट, और मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर, इंक्रीमेंटल रेट पर आवर। फाइनली आंसर सर 156.25। और मेरा ख्याल होगी बात खत्म। ना सर ना करें अब यहां हो जाए बड़े। क्या वेरिएबल ओवरहेड्स भी रेलेवेंट होंगे? बताया तो उसने नहीं। क्या आधा घंटा लेबर का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो आधे घंटे के ओवरहेड्स भी रेलेवेंट है? नीचे जाए पॉइंट नंबर 4 में, एक सेकंड। क्या वेरिएबल ओवरहेड्स भी लेबर आर की बेस में? अब यहां जरा रुक के काइंडली रिवाइज करें, क्वेश्चन ढूंढे जरा। क्वेश्चन नंबर 5 डिसीजन मेकिंग, आर्टरी लिमिटेड। वहां 2 बेसिस थी, लेकिन वहां जो बातें हुई हैं जरा रिवाइज कर लेते। पेज नंबर जरा बता सकते हैं?
पेज नंबर 58 में एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट पैराग्राफ मेरा ख्याल एंड में लिखा हुआ है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जीटा है क्या? वुड रिक्वायर बोले क्या क्या? अब यहां जरा अगर रिवाइज कर सकें या इसका आंसर ढूंढ सकें आप, वैसे इसका आंसर देखो। लेबर, यकीनन लेबर आवर्स लगेंगे तो लेबर कॉस्ट लगेगी, लेकिन इस सवाल में फिर ओवरहेड्स भी दो तरह थे। एक सेकंड, अगर वर्किंग ढूंढना मेरा बेहतर, जहां भी हो सके अगर पुरानी चीजें देख के रिवाइज की जा सके। हमने कैसे किया होगा? 2.5 इंटू किया होगा 6 प्लस 1 इंटू 10, लेकिन दोबारा आप यहाँ रुक के जरा देखेंगे तो इसी 1 इंटू 0.2 भी किया होगा या 0.6 सॉरी किया होगा। ये क्या था और 0.2 अगला क्या है, ये जरा ढूंढ दे मुझे। डाटा देख के जरा, एक मिनट डाटा देख, डाटा देख के रिवाइज करना। तो फॉर एग्जांपल अब आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो ठीक है, केजीस लगने, मटेरियल लगना है, लेबर लगनी है, ओवरहेड्स भी तो लगने हैं, लेकिन यहाँ सवाल में वो ओवरहेड्स जो थे वो कुछ सॉरी लेबर के साथ भी लिंक थे और मशीन आवर्स के साथ भी लिंक्ड थे। जरा देखें ऊपर, तो 1 इंटू 0.6 भी हुआ और 2 इंटू शायद 0.2 भी हुआ, तो एक रेट निकला हुआ था ऊपर, इधर उधर ढूंढिएगा जरा सवाल में, ठीक है? तो यकीनन अब यहाँ भी क्या है, मटेरियल आ गया, लेबर आ गई, ओवरहेड्स तो इंकर होंगे ना, लेकिन कौन से वाले? अब रेलिवेंट की बात हो रही है, तो रेलिवेंट ओवरहेड्स यहाँ कौन से बनेंगे? वेरिएबल ओवरहेड्स। नहीं बनी बात? बनेगी सर। जी अब इसके लिए अब हमें पॉइंट नंबर 4 देखें, क्या ढूंढना पड़ेगा? आर्स पता है वैसे हमें, आर्स तो हमें पता है और लेबर आर्स के साथ लिंक्ड है, लेकिन इसके लिए अब ढूंढना क्या पड़ना हमें? व्हाट इज द रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड रेट, व्हाट इज द वेरिएबल ओवरहेड पर आवर? पहुंच सकते हैं? आ जाए, पहुंचा दें आज। आ जाएगी को बहस दोबारा हाईलो के जहन में, हाईलो मेथड अप्लाई करवा दें यार, ये तो लेवल ही 4 हो गए हैं यार, तो इनमें से पहला और आखिरी उठा लें। जज़ाकल्लाह, शुक्र है यार, हाई और लो उठाना नहीं, वैसे भी हो गया तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हुआ नहीं है शुक्र अल्लाह का, या हो गया? इन्ना लिल्लाह। हाईएस्ट पॉइंट बताएं। 174,000 लेबर आवर्स जब मंथ 1 में काम हुआ था, खर्चा कितना हुआ? ये थाउजेंड्स में नीचे रुपीस है, देख लें, मेरा नहीं ख्याल अभी तक हम कंफर्टेबल है। फिर लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? अब ये डेफिनेटली इस वक्त पहला और आखिरी हाई और लो बना हुआ, लेकिन आपने हाई लो उठाना है, रैंडम हो सकता है। 56.9 कर दे, हिम्मत करा कर दे, निकालना। एक सेकंड बस। What is 220? Why per hour? क्योंकि एक्टिविटी लेवल, बल्कि सही और थोड़ा गड़बड़ हो जाए, पर डायरेक्ट लेबर। इस डेटा में शायद फिक्स्ड ओवरहेड फाइंड आउट करना जरूरी हमारे लिए नहीं है, कल तो किया यार, तो रेलिवेंट नहीं होंगे वो। जो अब्जॉर्प्शन रेट्स की बेस पे ओवरहेड्स आएंगे, कौन से? फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो वो फिर रेलिवेंट नहीं है। वर्किंग करना चाहें तो यकीनन कर सकते हैं, कर दें। वैसे एक मिनट करके मुझे जरा ये बता दें कि वो पर क्या है, कर लें करके जल्द से कर।
नहीं आ तो सकते हैं, लेकिन फिर देख लेंगे, जरूरत है ही नहीं, लेकिन कम से कम एक दफा कल वाली बहस रिवाइज होते हैं। 20 मिलियन है, लेकिन उनको ना आवर्स में कन्वर्ट करने का वैसे डाटा नहीं है। नहीं 134 से नहीं ना कर सकते। अगर आपने एब्जॉर्प्शन रेट बनाना है तो नॉर्मल कैपेसिटी या बल्टेड कैपेसिटी आ चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 के साथ देखा। फिक्स कॉस्ट बताएं जी पर वीक, सॉरी पर मंथ, बाय पर मंथ। पहले पर मंथ ही क्यों आ सकती है, क्योंकि डेटा ही मंथली है। आंसर क्या आएगा? 38.28 मिलियन। 20 मिलियन पर मंथ। वाई पर मंथ है, कल तो पर क्वार्टर था, अब मंथली पीरियड, मंथली डेटा। इससे अगर एनुअल बनाना हो मल्टीप्लाई 12, कल तो 4 की है। ये यहां से अब क्या चाहिए था हमें, आगे वाइंड अप करना। वाइंड अप करके एक डिसीजन भी लें। नोट कर लिया? जी सर, वर्किंग कैसे करूं सर? 0.5 इंटू 2.5 क्यों लगे मैम बार बार? पर यूनिट निकालना चाह रहा हूं, और मल्टीप्लाइड बाय 220 पर आवर इज इक्वल टू 275 पूरा। फाइनली is the relevant cost of manufacturing material Y10, इसका टोटल बता देगा, 118.1.25. The total relevant cost of producing material Y is 118.125. What should we do? जी मिस्टर, क्या करें? कुछ तो करें यार, कुछ तो कर ले यार हमजा, कुछ तो कर ले। मटेरियल वाई लगा ले, लगा तो ले। क्यों इसमें से लो बना मटेरियल एक्स दैट इज 10, हाँ ठीक है, बस मैं एक लाइन लिखा 1040 पर यूनिट। ये नोटेड है सर यहाँ तक? तो मटेरियल वाई खरीदना है या बनाना है? खरीदना है, कितने का मिल जाएगा? मटेरियल एक्स खरीदना है और मटेरियल वाई बनाना है, तो एक्स को खरीदने में कम पैसे जा रहे हैं। चले आगे सर। अब देखिए यहाँ रुक के एक सेकंड जरा क्वेश्चन रिवाइज करना है। हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, ऊपर रिक्वायरमेंट वाली लाइन ऊपर हमने हेडिंग बनाई, हमने B1 एक्स्ट्रा तक पहुंचना है, तो वक्ती तौर पे हम कहाँ रुके? मटेरियल के डिसीजन के लिए हम मटेरियल एक्स और वाई में गए हैं। अब क्या ये बहस खत्म हो गई? बहस क्या रह गई? अब B1 एक्स्ट्रा की बात हो रही है। क्या B1 एक्स्ट्रा के एक यूनिट ने 1040 रुपीज लेने हैं मटेरियल के लास्ट से? तो अब अगला क्या सोचना है, जरा वर्ड्स बोलना। अब B1 एक्स्ट्रा ने लेबर कॉस्ट कितनी लेनी? आए हिम्मत कर। अब ढूंढे B1 एक्स्ट्रा बनाने के लिए, B1 एक्स्ट्रा बनाने के लिए लेबर टाइम रिक्वायर्ड के। अरे फर्स्ट लाइन दोबारा, आप जरा पूरा डाटा जरा सही तरह दोबारा। वो जो ऊपर 1.5 था वो क्या था? मटेरियल एक्स बनाने वाला। तो B1 एक्स्ट्रा जो हमने प्रोड्यूस करना है उसे कितना टाइम चाहिए?
1.5 लेबर आवर्स, ऐसे ही है सर, 1.5 लेबर आवर्स। लेकिन अब फिर आ जाए पॉइंट नंबर 2 और 3 में, क्या टाइम अवेलेबल है? टाइम अवेलेबल है। वो जो 14,000 है उनमें से तो 12,500 इस्तेमाल हो गए। क्या 14,000 अभी भी अवेलेबल है? वो क्यों अवेलेबल है? हमने एक फैसला करने के लिए उसकी वर्किंग की, पता चला इन्हें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है और ओवर टाइम की ऑप्शन भी है। वंस अगेन शायद अब रुक के हमें ये देखना है कि B1 एक्स्ट्रा बनाने में टाइम कितना चाहिए। पहले कंसंट्रेशन चीजें फाइनल करें सही तरह, काम कंसंट्रेशन का ही होता है। B1 एक्स्ट्रा का 1 यूनिट टाइम लेगा कितना? ऐसे ही तो यूनिट्स बनाने कितने हैं? 10,000, तो 10,000 इंटू 1.5, पहले जरा वर्किंग्स कर लो जरा। अब 15,000 टोटल आवर्स हैं, 14,000 अवेलेबल है, तो उन 14,000 अवेलेबल आवर्स की कॉस्ट किस रेट के हिसाब से पड़ेगी? नहीं, उनकी कॉस्ट किस हिसाब से पड़ेगी? नहीं यार 1.25 कहां से आ गया यार, क्या 125, 250 या 125? तो 14,000 आवर्स की रेलेवेंट कॉस्ट होगी मल्टीप्लाइड बाय 125 पर आवर। लेकिन क्या 1000 एक्स्ट्रा भी चाहिए? पॉइंट नंबर 3 में 1000 एक्स्ट्रा के लिए क्या करेंगे आप? तो ओवर टाइम का रेट फिर क्या है? करें वर्किंग, करें वर्किंग। मैं 1 मिनट, required hours for B1 extra, (1.5) into 10,000 units. Is equal to 15,000 hours required. Idle hours, यार आइडल आवर्स की तो कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट 0 नहीं होती अगर आप पूरा पे कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा देना होगा अगर हम काम करवाएंगे? 14,000 इंटू कौन सा 125 जो दे रहे हैं, जो देना है इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा 250 देंगे, फिर अब देंगे 250 ही। आप 250 दे रहे होंगे, आप पहले कितने दे रहे थे? 125 की बजाय 250 दे रहे होंगे, तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो 125 है। ये बन गया 1.75 मिलियन। ओवर टाइम 1000 घंटे फिर आप ओवर टाइम में लगाने पड़ने हैं, और उसका रेट देख लें आप जरा, नॉर्मल रेट का 40% भरना है। ये भी जरा सही देख लें, 1 मिनट, 40% ऑफ द नॉर्मल रेट, तो 250 या 125? नहीं, 250 का या 125 का नॉर्मल रेट, 250 का 1.4। ठीक है, अब सॉल्व करके लिखो, मेरे ख्याल 350 बनता है। फिगर आ गई सर, 350,000। तो इट मीन्स अगर हमें ये B1 एक्स्ट्रा के यूनिट्स बनाने हैं तो 21 लाख रुपए की पर मंथ रेलेवेंट लेबर कॉस्ट आएगी, 21 लाख मतलब। हाँ, लेकिन हमें एक फाइंड आउट करना है पर यूनिट रेलेवेंट कॉस्ट। तो देयरफॉर डिवाइड बाय कितने यूनिट्स की अब ये कॉस्ट है? 10 यूनिट्स की, 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट है ये, 15,000 घंटे। यकीन नहीं 15,000 घंटों की रेलेवेंट कॉस्ट है, लेकिन टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स 210 पर यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा। चलो ये खत्म होगी बात, टोटल कर और जाने दें यार, कौन से यार
करें जी वाइंड अप। इकट्ठे नहीं यहाँ तक नहीं, ये वर्किंग होगी 210 जर्नल स्टूडेंट्स 210 तक आ गए 210 अब वेरिएबल एवरेज फाइंड आउट कैसे करूं? नहीं अब आवर्स लूं या यूनिट्स लूं? वो क्यों? पहले आरली रेट हमारे पास आना पर यूनिट तक ही है, लेकिन फिलहाल 220 है पर आर, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ना हमें 15,000 घंटों से, ऐसे ही सर। तो 15,000 इंटू 220 इज इक्वल टू 3.3 मिलियन हो जाएंगे टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स, लेकिन डिवाइड बाय 10,000 क्यों? ताकि पर यूनिट आ जाए 330। एक काम शायद सीधा ये भी हो सकता है, जरा 220 को गौर से देखें जरा। 220 के वेरिएबल ओवरहेड पर आर, एक यूनिट को टाइम चाहिए कितना, तो ये सीधा भी किया जा सकता है। जरा बताएं मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? जरा पढ़ के जरा एक सेकंड पढ़ के। नहीं देख लेना, मतलब आप एक दफा अपने आप को जरा देख के कंफर्टेबल करना। 220 एक घंटे के ओवरहेड्स हैं और एक यूनिट बनना है 1.5 घंटे में, तो 1.5 घंटे के ओवरहेड्स एक यूनिट के लिए हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? जी मिस्टर शाह, 220 पर आवर से अगर पर यूनिट बनाना हो इंटू 1.5, ठीक है सर शाह, ठीक ही होगा, हिम्मत किया करिए। जी सर, अब कौन कौन से फिगर्स रेलिवेंट उठ गई हैं यहाँ से? 1040, 210, 330। फिक्स्ड ओवरहेड्स क्यों इस बहस से बाहर है? कल तो थे यार, कल तो थे। नहीं नहीं कल भी यही है, ये ना करिए, कल जरा रिक्वायरमेंट पढ़े। तो बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्टिंग नहीं था ये शायद बहस। कॉस्ट है ठीक है, कॉस्ट का हिस्सा जरूर है फिक्स्ड ओवरहेड्स, लेकिन रेलिवेंट नहीं है इन डिसीजन मेकिंग। रेलिवेंट कॉस्ट नहीं, रेलिवेंट एंगल से डिसीजन लेना। जो रिक्वायरमेंट्स में नजरें थोड़ा ना दोनों इधर उधर, उसमें इसमें क्या फर्क है? डाटा भी तकरीबन सेम है, थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। तो व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स? क्योंकि रेलिवेंट नहीं, बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन रेट। लेकिन क्या इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट होती है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी रेलिवेंट होती है। मशीन अगर ले ली है तो उसकी डेप्रिसिएशन तो अब रेलिवेंट नहीं होगी, ले ली है, वुड भी लेनी है, तो फिर डिपेंड आपके डिसीजन पे डिपेंडेंट है, आपकी डेप्रिसिएशन भी रेलिवेंट हो जाएगी। चलें सर सम कर लें मेरे ख्याल। किसका सम आ गया सर? टोटल रेलिवेंट एक्सपेक्टेड, टोटल एक्सपेक्टेड रेलिवेंट कॉस्ट पर। ये सम किस किस का होगा जी? 1040 प्लस 210 प्लस 330 which means 1580 नहीं 1580, अच्छा 1580 सॉरी जी सर। लेकिन एक लास्ट स्टेप रहता है, रिक्वायरमेंट देखिएगा क्या रह गया। हाँ जी, कॉस्ट गैप तक पहुंचना, तो टारगेट कॉस्ट की वर्किंग करें, टारगेट कॉस्ट की वर्किंग करें और कॉस्ट गैप निकालो, एक मिनट निकालो, करें करें खुद से करें।
जी सर जी 2000 डिवाइड बाय 100 इसकी मार्जिन है और मल्टीप्लाइड बाय 70 इसकी, क्योंकि 30% मार्जिन है, तो 1400 इज टारगेट कॉस्ट। डिफरेंस लें, क्या डिफरेंस ऑलवेज कॉस्ट गैप? डिफरेंस बिकॉज ऑफ लेस टारगेट कॉस्ट इज कॉस्ट गैप। देख लेना, फर्ज करें अगर ये टारगेट कॉस्ट से ज्यादा आ रही होती फिर तो वो कोई ऐसी चीज नहीं जिसपे हमें परेशानी हो। और से दोनों फिगर्स देखें, खर्चा आ कितना रहा है 1580, आना क्या चाहिए, तो कितनी कॉस्ट कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्या तरीका है? बल्कि यार याद है आपने जुबानी सुनाना था मुझे, जुबानी रहने दें। एग्जांपल नंबर 1 के नीचे जाए, कम से कम स्टेप्स दोबारा पढ़ें, जल्दी जल्दी से पढ़ के जरा ऊंची आवाज में सुना दें, शॉर्ट वर्ड्स बोल दें हर पॉइंट पे, बोले बोले ऊंची ऊंची आवाज में बोले, आपको खुद सुनाई दे रहा है। economies of scale and negotiation. Part assembled to component. Outsource, yes, if it is possible. So this is secretly doesn't completely knock down units. Completely knock down units. okay होता है। तो ये नहीं कि जैसे गाड़ियां हम बाइक में पोर्ट करते हैं तो हम अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम सीधे अच्छा हाँ, वो तो ट्रेडिंग आउटसोर्स काइंड ऑफ। हाँ वही ना, मतलब खरीद लें बनाने की बजाय, यस, पूरा एज इट इज वो मेक बाय डिजाइन। अदर सॉर्ट ऑफ थिंग। जी सर, वापस आ रहे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जरा थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो कल कर रहे थे उसमें जरा 1 मिनट 2 मिनट और चाहिए आपको, एक नजर रिवाइज करें कहां तक हुआ था ये। एक सेकंड, आप सारा फोकस अपना, क्वेश्चन नंबर 4 तो डन है ना सर, कोई इशू तो नहीं इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या हो गया था, जरा एक नजर देख, नहीं जरा सारा देख लेना तरतीब से। सबसे पहले टारगेट कॉस्ट आ गई थी, और सर जी आ गई थी शायद, फिर मेरा ख्याल एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी आ गई, देख लें जरा, सारी आ गई। खर्चा सारा इकट्ठा हो गया हुआ है, सेवन टू 47 तक जरा देख लें, 7 to 7.24 तक जी। अब रिक्वायरमेंट देखना जरा, इसकी जरा रिक्वायरमेंट थोड़ी सी शायद ऐसी थी जो सही तरह से क्लियर हो जानी चाहिए जरा। हाँ जी, हमें डिस्काउंट कितना लेना है, एक छोटा सेंटेंस वहीं बना लें जरा, कभी भी दोबारा अगर क्वेश्चन पे नजर पड़े तो सही वर्ड से याद आ जाए। वी शुड निगोशिएट, उधर नहीं रिक्वायरमेंट के नीचे बनाना है, जहाँ रिक्वायरमेंट सवाल की रिक्वायरमेंट है वहाँ नीचे एक छोटा सेंटेंस लिख, यानी कि मींस से अब हमने अगर डिस्काउंट निगोशिएट करनी है तो कितनी की निगोशिएट करें, यही पूछ रहा ना वो। तो सेंटेंस बोलिएगा क्या लिखा हो, मतलब हमें कितनी डिस्काउंट ऑब्टेन करनी है, तो वी शुड लिखे, वी शुड negotiate a discount to cover the to bridge the cost gap। क्या ख्याल, मैं कितनी डिस्काउंट लेनी चाहिए, कॉस्ट गैप नहीं, ये एक सेकंड, ये वाला मैंने बताना, जिससे कॉस्ट गैप कवर हो, हमें वेस्टेज कितनी कम करनी चाहिए इसी स्टोरी में, अगर इस तरह सोचें जिससे कॉस्ट गैप कवर हो, हमें एम्प्लॉइज को कितना ट्रेन करा देना चाहिए, मतलब एट द एंड ऑफ द डे, मतलब पिछले पेज में दोबारा जाए, कॉस्ट गैप कवर करने का तरीका ना डिस्काउंट भी ऐसी है, हमें कितनी की इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेनी चाहिए तो कवर द कॉस्ट गैप। तो ये मतलब डिफरेंट तरीकों से ये वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अब आ जाए जरा, यहाँ मसला क्या है, कैलकुलेटर उठा दो, इट सिंपली मींस कि हमें निकालना तो कॉस्ट गैप है, तो 6600 के है, टारगेट कॉस्ट है 7.24 क्या है एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, इसका डिफरेंस नहीं,
ये हमारा कॉस्ट गैप है। क्या हमें इतनी डिस्काउंट ले लेनी चाहिए? ऑन द फेस ऑफ इट यही लग रहा है, लेकिन सर ये बीच में ना एक छोटी सी स्टोरी है। मटेरियल कहेंगे सर, जहां जो मैंने शायद कल स्पेस भी थोड़ी सी बढ़वाई थी। अब जो मैंने बातें करनी है वो शायद है थोड़ी सी है, 2-3 लाइनें ही लिखनी है आपने, लेकिन थोड़ी सी मुझे समझाने के लिए टाइम चाहिए मुझे। तो आपने लिखने की ख्वाहिश नहीं रखनी, समझने की सोचने की ख्वाहिश रखनी है आपने। देखिए बीच में ना हमारे एक कस्टम ड्यूटी है, और इस कस्टम ड्यूटी की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये 15% ऑफ द कॉस्ट है। जरा देखें सवाल, 15% ऑफ द कॉस्ट है। क्या अगर कॉस्ट प्राइस कम हुई, क्या अगर कॉस्ट प्राइस कम हुई तो अकॉर्डिंगली 15% भी चेंज हो जाएगा? ज्यादा हुई कस्टम ड्यूटी अकॉर्डिंगली 15% से लिंक्ड है। तो डिस्काउंट हमें यहां से मिल जाए या यहां से मिल जाए, और इस वक्त इस चक्कर में ना पड़ जाएगा कि कोई नहीं थोड़ा ज्यादा मिल जाए। एग्जामिनर ने हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा कि हमें डिस्काउंट कितनी लेनी चाहिए टू ब्रिज टू, सॉरी एंड वर्ड्स क्या नहीं, थोड़ा मेरा ख्याल टू अचीव द टारगेट कॉस्ट, टारगेट प्रॉफिट कमाने के लिए। अब ठीक है, आप किसी में आ सकता है कोई नहीं थोड़ा ज्यादा कमा लेंगे, वो जरूर आप कमा लीजिएगा, लेकिन एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है कि टारगेट प्रॉफिट कमाने के लिए डिस्काउंट कितनी। तो ठीक है ज्यादा डिस्काउंट ले लें, लेकिन वो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये वाली बात तो मेरे साथ रह रहे कि जो आपको पता चल गया कि डिस्काउंट ही लेने, इसको रहने दें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कितनी डिस्काउंट निगोशिएट करनी है कि टारगेट प्रॉफिट अचीव हो। तो इसको करनी ध्यान में रखें। अब जरा डिफरेंस आपने लिया अभी, वो बताएंगे कितना डिफरेंस आया था? और यार बता दें, प्लीज बता दें यार। 5861 में से 6 दोबारा बताइए, 647 पॉइंट यहां से लेस करें, करवाएं पहले, या अगर यहां से लेस हो जाए एक मिनट मसला असल में क्या है, एक सेकंड कैलकुलेटर पकड़ लो। नहीं एक सेकंड कैलकुलेटर पकड़। 5861 में से जरा माइनस करें 647.24, ये क्या माइनस कर रहे हैं आप? डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट आपका कॉस्ट डिसाइड ये हो रहा है कि ये जो डिफरेंस बनता है इसे डिस्काउंट निगोशिएट कर लें या नहीं। मैंने किया क्या है, ये क्या है 5861 है क्या? ये हमारी टोटल मटेरियल कॉस्ट, तो मैंने मटेरियल कॉस्ट में से डिस्काउंट लेस करवा दिया। आंसर क्या है? 5213.76। ये क्या आया? रिवाइज मटेरियल कॉस्ट आ गया। अगर हम 647.24 रुपीज निगोशिएट कर लें तो हमारी रिवाइज मटेरियल कॉस्ट 7213.76 हो जाएगी। अब कैलकुलेटर पे ये लिखा रहना था। अब 5213.76 में कस्टम ड्यूटी शामिल है, इसमें सीधा शामिल करें इनटू 1.15 करके और बड़े हो जाए। नहीं ये मुझे आंसर से गर्ज नहीं है, ये समझ आ गया 1.15 मैंने क्या करना। ये क्या आ गया? विद कस्टम ड्यूटी आ गई। अब आगे लेबर प्लस 384 करें, लेबर 384 करें प्लस बोले प्लस 43.2 करें प्लस 77 प्लस 3 करें, और साथ वालों को देखें प्लस करता हूं। ये एक फिगर आ गई आपकी, इस फिगर को 6600 के साथ देखें। ज्यादा आ गई कम आ गई हमारी? अब ये जो कॉस्ट है तो टारगेट कॉस्ट से भी नीचे चलेगी। इट मींस अगर हम ये कहेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट तक नहीं आएंगे, उससे भी बढ़ा लेंगे। जीरो करें कैलकुलेटर, एक सेकंड के लिए 64740 लिखें, 6740
में से 647.24 माइनस करें। 6092.609 ये क्या आ गया? ये 60 सॉरी मल्टीपल बताइए 609.76 ये जो फिगर अब आई है, ये जो फिगर अब आई है, क्या इसमें इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी का इफेक्ट पहले ही है? पहले ही है। अब ये आगे लेके चलें जल्दी से। प्लस 384 यार इंटू 1.15 नहीं करना सर, वो नहीं करना सर, वो नहीं करना, वो पहले ही हुआ है। अब क्या करना है? 384 प्लस करें, प्लस 43.2 करें, प्लस वो करें और प्लस वो करें। शुक्र है मौला, राउंडिंग ऑफ का इफेक्ट नहीं आया। तो क्या हमारा गुजारा 6740 में से डिस्काउंट अगर मिल जाए 647, यानी कि 6740 में से अगर 647.24 बच जाए, तो क्या हम अपनी टारगेट कॉस्ट को अचीव करके टारगेट प्रॉफिट कमा लेंगे? इन अदर वर्ड्स, अब फुल कंसंट्रेशन सुनेंगे लास्ट। अब हमें ये डिस्काउंट लेने की सारी जरूरत नहीं है, इसको मुझे वापस लेके जाना भी। यहां सप्लायर से डिस्काउंट किस चीज की मांगेंगे? जब मटेरियल खरीदेंगे, जैसे ही मटेरियल की कॉस्ट कम होगी, अकॉर्डिंगली परसेंटेज में कस्टम ड्यूटी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कम हो जाएगा। कैसे? 5861 है ना, 5861 है, इससे मल्टीप्लाई होना था 15%, तो अकॉर्डिंगली उसका 15% कस्टम ड्यूटी बनी है। अगर ये 5000 रुपये हो फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम, कैलकुलेट करके 5000 का 15%, ये क्या हो रहा है? 75 क्या है ये 5000 रुपये। अगर यही 5000 की बजाय 7000 लिख लेंगे आप, 7000 इंटू 15%, तो क्या कॉस्ट चेंज होने से कस्टम ड्यूटी की अमाउंट बदल जाएगी सर? उसमें बदल नहीं है। तो अगर किसी तरह इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी 6092.76 हो जाए इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी, तो हमारा टारगेट कॉस्ट का लेवल अचीव होके इंशाल्लाह टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अब हमें 647.24 पूरा का पूरा सप्लायर से डिस्काउंट नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है, हमें बस कितनी मिल जाए। अब जरा एक लास्ट एफर्ट करनी है, 6092.76 लिखें कैलकुलेटर, 6092.76 लिखें। ये क्या है? रिवाइज्ड मटेरियल कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी। क्या ये 115 है? क्या ये 115 है? डिवाइड बाय करें 115 और मल्टीप्लाइड बाय करें 1 मिनट 100। ठीक है सर, वो ही करना है ना, करेंगे नहीं, अब करेंगे नहीं, कर दिया है। वाई 115 यार, वाई 115, क्योंकि एक इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी है, 15% ऐड हुआ है, इनटू 100 किया, क्या आंसर आया? 5298.05। या अल्लाह, अब एक मिनट, लेट्स कंक्लूड से इधर। 5298.05 अगर किसकी बजाय हो जाए तो इंशाल्लाह फिलहाल लग रहा है कि काम चल जाएगा, लेकिन पहले आपने आपका दोबारा जरा कंफर्टेबल कर लेते हैं। आपके कैलकुलेटर पे इस वक्त क्या लिखा हुआ? 5298.05 लिखा हुआ। इसको एक सेकंड के लिए जरा दोबारा 1.15 करें। इसको क्यों करें 1.15? इंक्लूसिव हो जाए, प्लस 384 हो जाए, प्लस 43.2 हो जाए, प्लस वो हो जाए और प्लस वो हो जाए, सेम आएगा। मैंने पहले कर लिया था, मैं अब नहीं करूंगा, मुझे लग रही है ठंड, तो मैंने बाजू फोल्ड कर ली। बाहर बहुत ठंड थी, क्लास में भी होगी। क्या हमारा काम 5861 की बजाय 5298.05 करने से चल जाएगा? अब इन दोनों का डिफरेंस नहीं, एक मिनट, 5861 माइनस 5298.05, 562.95,
क्या इतनी डिस्काउंट सफिशिएंट है? बाकी कहां से बच जाएंगे? बाकी कस्टम ड्यूटी से, एक सेकंड जरा लिखा 562.95 into 1.15 करें जरा एक मिनट। तो ये इतने कहां से बचा लेंगे? नहीं, इतने कहां से बचा लेंगे? 562.95 मटेरियल, और बाकी इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली कहां से बच जाएंगे? दोबारा चेक कर लेते हैं जरा। 5298.05 लिखें कैलकुलेटर में। ये फिगर्स देख रहे हैं मैं क्या क्या बोली जा रहा हूँ, कभी कुछ बोलता हूँ। अब मैंने क्या बोला? ये क्या है? ये क्या है? रिवाइज मटेरियल कॉस्ट। इसको जरा 15% करें। 794.71 इन दोनों का डिफरेंस लें। इन दोनों का पुरानी ना यार, 879 माइनस 794.1 84.29, ये कहां से बच जाएगा? अगर क्या कम हुआ तो कितना कहां से बच जाएगा? अगर कॉस्ट प्राइस कम हुई तो कस्टम ड्यूटी से 84.29 बच जाएगा। अब दोबारा जीरो करें कैलकुलेटर पे। 562.95 लिखें। ये क्या है? नहीं, ये क्या है? ये डिस्काउंट अगर निगोशिएट हो जाए तो ये सप्लायर से बचा लेंगे, और प्लस 84.29 ये इंशाल्लाह कहां से बचा लेंगे? ये कस्टम ड्यूटी से बचा लेंगे। मिलजुल के उतना बच जाएगा जितना बचना चाहिए, मिलजुल के उतना बच। तो वी शुड निगोशिएट अ डिस्काउंट ऑफ हाउ मच फाइनली? 647.24 नहीं, we should negotiate a discount of 562.95 पर यूनिट फ्रॉम द सप्लाई। अब ये जो मैंने इर्द गिर्द लिखा है, मैंने कल 2 लाइंस नीचे छुड़वाई थी आपको, तो अगर हिम्मत करके उसमें कुछ स्टोरी लिख सके, या इसको मैं फाइनली 1 मिनट फाइनल कर दूंगा। ये क्या है? डिस्काउंट निगोशिएट, और ये क्या है? रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी। और फाइनली जरा ठीक है, ये वाली बात जरा ज्यादा से कि मैं यहां तक पहुंचा कैसे? एक मिनट दोबारा सुनो, मैं यहां तक पहुंचा कैसे? मेरा ख्याल है कि मैंने स्टेप 1 फाइनली ये किया है। आप बता देंगे जरा? पहला काम ये किया मैंने। नंबर 1 किसको रखा मैंने? 647.24 को मैंने 6740 में से माइनस किया। मेरे पास क्या आ गया? रिवाइज्ड मटेरियल कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी। ठीक है सर? फिर मेरे पास क्या आया? स्टेप 3 है। फिर मैंने इसको 115 से डिवाइड करके इंटू 100 निकाल करके ये निकाला। बोलने क्या निकाला? 98.05। फिर मैंने क्या निकाला? फिर मेरा ख्याल मैंने डिस्काउंट निकाल ली है। और फाइनली आपको बात फाइनल करने के लिए फिर शायद मैंने रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी निकाली। जो डिफरेंस आ रहा था पहले शुरू में 647.24 जी जी, उसको हम 1.15 से डिवाइड। हाँ वो तो अब हम कर सकते हैं, अगर कर लें तो। उसको अगर 1.15 से डिवाइड कर देंगे तो आगे, तो वो अब आगे अल्लाह करे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक शॉर्ट एंड में लिखने, और ये नोट करें फ्रेंड। इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये डेफिनेटली इस वक्त हमारा जहन खोलने के लिए है। ये कभी भी बार बार मैं महसूस भी करता हूँ और सुनता सुनाता भी इधर उधर से हूँ, और शायद अजीब सा भी लगता है कि हम कब इस काबिल होंगे कि 100% सवाल हो जाए। हम कभी भी इस काबिल नहीं होंगे, तो फिर फायदा? अगर कभी हम इस काबिल हो गए, एग्जामिनर को पता चल गया, तो उसने पासिंग मार्क्स उठा के 100 कर देना। वाई द पासिंग मार्क्स आर 50? उससे सवाल ऐसा बनाना है जो चैलेंजिंग होगा, और जिसने 100% एफर्ट की वो 50 ले। इसको हमेशा जहन में रखें। ये गेम 100% की ना थी, ना है, और ना होगी। और अगर ये कभी हो गई तो सबसे पहला काम एग्जामिनर ने साथ ही क्या करना है? आपको एक मैसेज आना है, और पासिंग मार्क्स आर 100/100। तो ये सवाल कभी भी इस तरह नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि हम 50% कोशिश करें। अब 50 नंबर कौन लेगा? और जिसने मेरी तरह 50% कोशिश भी ना की, वो 50 में से 25 लेगा। ये 50 कौन लेगा?
तो मेरे जैसे जिन्होंने वो भी छोड़ा है, वो भी छोड़ा है, वो बुजुर्ग ने कहा इस दफा नहीं आना, रहने दे रहने दे रहने दे, और खुद 5-6 बुजुर्ग खुद बने हम, हमारे अंदर से बुजुर्ग निकले, ये भी रहने दे तो ये भी रहने दे, ये नहीं आता, तो 20-25 रह जाते हैं, वो फिर भी थोड़े ज्यादा दे देता है। कभी गौर करें आप नंबरों पे, नहीं बन रहे होते, मजाक बुरा ना बनाइएगा, हकीकत ये है। हम भी इसी दस्त के मुसाफिर हैं, ये अक्सर नंबर हमारी उम्मीद से ज्यादा आते हैं, जो हालात हमारे हैं ना, और जब पेपर अगर हम 1 मिनट जहन बनाए तो ना लाएं, वैसे तो बेहतर होता है। वो ठीक है, मुझे जो मर्जी बताएं, लेकिन अपना एनालिसिस सही करें। पूरी क्लास में जो लोग यूं बैठे हैं, वो घर कैसे बैठते होंगे किताबें खोल के? सुन के मेरे जहन में पोस्टर नहीं आ रहा, किताब बंद रहने में। ठंड बड़ी थी, अब ये assumption है घर निकलते हुए, बहुत तो बहुत ठंड है, अब क्लास में ही बैठा, अल्लाह का शुक्र है क्लास में तो नहीं है, लेकिन घंटा तो लगता है। अभी बात बनी नहीं, वो कितनी देर में सवाल हो जाता है, ये मिनिमम है सर जी, तो कोशिश करें अपनी। लेकिन ये भी एक दूसरा इसके नेगेटिव साइड के है, वो बच्चे हैं मासूम मासूम से, खासतौर पे आजकल जो बेचारे इंट्रो एग्जाम वाले पढ़ रहे हैं, वो उस तरह के सवाल उनके, हम 100% सवाल कब करेंगे? गुस्सा हम अब ये जरूर होना चाहिए कि हम 100% एफर्ट कब करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ एफर्ट। बाकी माँ जी की दुआएं और रब का करम भी जरूरी है, लेकिन अपनी एफर्ट डेफिनेटली है। आर यू सेटिस्फाइड विद योर एफर्ट? भाई तो सेटिस्फाइड है, देखें गेम ऑन। ये नोट कर लिए, जल्दी कर ले, मेरे ख्याल टाइम बच गया, तो वो सवाल जो घर के लिए दिए हुए हैं उनमें से कुछ ना कुछ हो जाए। आज जाते हुए आपने काइंडली 2 सवालों के आंसर तो जरूर लेके जाने हैं। ले लिए टेस्ट के जो पिछले दिनों में हुए, जो फिजिकल नहीं, जो फिजिकल होते हैं मेरे ख्याल कॉपी, या कॉपी खुद करवा लिए करें, कम से कम मेरे ख्याल है कॉपी सामने होनी चाहिए। वो मोबाइल, छोटी छोटी स्क्रीन है, मोबाइल वैसे भी कॉल्स के लिए, आपको बताइए। येलो लिमिटेड था एक, और दूसरा कौन सा था, ये जो कल हुआ है, तो इनको अपनी तरफ से देख लें जितना फाइनल हो सके, बाकी फिर उसकी डिस्कशन शायद रखते हैं। बाकी जायका निकाले जिन लोगों ने लिखी है, क्या बना जायका का, उसमें 1-2 मसले हैं मेरा ख्याल, तो आजा आजा निकाल लो। जायका का पेज नंबर बता। ये सर आज से रहने देते हैं सर, एक ही था मेरा ख्याल है, मैंने सियारा वैसे प्रायोरिटी पे नहीं कहा था, अगर आपने कर ली है तो मैंने वो मेरा ख्याल है कहा तो था, लेकिन उसका प्लान मेरा था 1-2 दिनों में कर लें, संडे लगा लें, लेकिन अगर आपने कर ली हो तो संडे को फिर कुछ और करते हैं। होनी तो चाहिए, क्या ख्याल है, क्या करना है संडे को? किताबें खोल खोल के पिछले संडे सांस लिया मेरा ख्याल है, पास में नहीं आए तो पार वन तो ठीक। सर ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, असल में ये कॉस्ट के, इसके लिए मेरा ख्याल है घंटा हम रख लें संडे को, कोई नया काम नहीं करेंगे, लेकिन ये जो छोटी छोटी डिस्कशंस हैं कि सवाल में ये मसला, अगर ये साथ हो जाए तो नया काम नहीं करते। जी जरा जायका का पेज नंबर चाहिए जरा यार, वो जरा टेस्ट का आंसर रेडी होना चाहिए, या एटलीस्ट ये करवा लें कॉपी, या मिल जाए कॉपी, येलो लिमिटेड और गौरी फाइनल, आई एम अज्यूमिंग। ये वैसे व्हाट्सएप वगैरह तो कर दिया बच्चों का उसका आंसर। पेज नंबर 122 पे आएगा सर, ये तेरे पास है तो सही है भैया, कॉपी कराएंगे, आंसर नहीं कराया था, नहीं कराया, नहीं कर था तो यही था, कराएंगे बड़ा कराएंगे। तो व्हाट्सएप कौन सा किया फिर, वही देना, देख लो की होंगे, ये दोनों है। पेज नंबर क्या है सर, 123 है। इसमें सर जी सबसे पहले तो एक चीज जरा आप लोगों को डिस्टर्ब की होगी, सुन ले जरा 2-3 चीजें। रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन, तो उस तक तो देखते हैं कैसे पहुंचना।
ना करें सर जी, बस करें 5 मिनट प्लीज। सबसे पहले जो चीज है वो तो जरा देखें डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, लेकिन पढ़ते हुए आगे ये भी देखें कि कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और कुछ सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले जरा अगर डायरेक्ट वेजेस का सही वर्ड याद आ जाए तो शायद आसानी हो जाएगी। डायरेक्ट वेजेस उन लोगों की सैलरी को कहते हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए ठीक है, डायरेक्ट वेजेस लिखा वर्ड सर्विस डिपार्टमेंट्स में, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट्स होते ही सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो वहां की डायरेक्ट वेजेस से मुराद ये है कहाँ की, कि सर्विस डिपार्टमेंट में ये इंप्लॉइज मौजूद है। लेकिन बिजनेस एज अ होल के लिए सर्विस डिपार्टमेंट की जो डायरेक्ट वेज है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मसलन फॉर एग्जांपल कोई सर्विस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ का लिखा हो तो स्टोर रूम है, स्टोर में बंदे हैं, अब जो बंदे वहां हैं वो डायरेक्ट लेबर ऑफ दैट डिपार्टमेंट हैं, लेकिन प्रोडक्शन के एंगल से वो इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, यकीनन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस हैं या डायरेक्ट लेबर है वो तो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है। लेकिन जो अब रॉ मटेरियल किसे कहते हैं हम, किस चीज को रॉ मटेरियल कहते हैं, जिससे प्रोडक्शन में इस्तेमाल होना। फिर एक इनडायरेक्ट मटेरियल भी है जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए ओवरहेड्स का हिस्सा होता है। तो जो डायरेक्ट वेजेस ऑफ, ये सर सर्कल लगा लें इसे, जहां पे ये 8,000 और 20,000 आ रहा है, शायद 8,000 और 20,000 जहां आ रहा है, सॉरी मेरे सामने पेज नहीं आ पा रहा, 8,000 20,000 पेज नंबर 123 के लास्ट कॉलम्स में। तो इनको 8,000 और 20,000 को सर्कल करके छोटा सेंटेंस लिखें। डायरेक्ट वेजेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स, direct wages of service departments are indirect cost of production. Direct wages of service department are indirect cost of production. ये मेरा सेंटेंस समझ आया मैंने क्या बोला, क्या इसकी ट्रांसलेशन करें। तो एक तो ये जो इस तरह की नहीं, वैसे तो मतलब हर सवाल दोबारा करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो इस तरह के पॉइंट्स अगर किसी सवाल में आ जाए उनको दोबारा एक नजर पड़ जाए तो बेहतर होता है। देन उसके बाद आ जाए एलोकेशन पे। हमें पहुंचना कहां तक था, बल्कि एक तरतीब बनाया जरा, नहीं पहुंचना था हमने कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन तक। तो कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन तक पहुंचने के लिए एक तो मेरे ख्याल उसने एंड वाली लाइनों में जाके रॉ मटेरियल और लेबर तो दे दिए ना, मिलती है लास्ट टाइम मटेरियल लेबर मिली है सर, मटेरियल लेबर मिल गई है। अब ओवरहेड्स हमें चाहिए, तो ओवरहेड्स हमें पर कार्टन तक पहुंचना है। इस तरह काम शायद हम पर यूनिट वगैरह कर रहे हैं, लेकिन तरीका क्या बनेगा, पहले हमें डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब जरा डाटा देखें गौर से, वो ठीक है एक जगह और भी मसला मैं बताता हूँ, लेकिन पहले जरा इस तरह की चीजें भी सही तरह सेट करें अपने से। कौन कौन से ओवरहेड्स उठाएंगे आप, नहीं ओवरहेड्स के नाम, डायरेक्ट वेज लेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट से तो लेंगे ना डायरेक्ट वेज, और क्या क्या लेंगे, फिर रेंट है, जनरल लाइटिंग है, इनडायरेक्ट वेज भी है, पावर भी है, डेप्रिसिएशन भी है, ये सब लेंगे, सब लेंगे सर। लेकिन इनकी फिर एलोकेशन करेंगे। एलोकेशन के तरीके उसने बताए तो हैं लेकिन स्पेसिफाइड नहीं किए। तो आए जरा खुद से कोशिश करते हैं, और जहां एक दो आदमी मसला है वो फिर सोच लेते हैं। रेंट एंड रेट्स के लिए तो मेरा ख्याल फाइनल हो गया वो, फ्लोर एरिया, नहीं वो तो पर यूनिट चाहिए ना हमें, ये तो पूरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के है ना सर। सर ओवरहेड्स में तो ना कंसीडर होना चाहिए यार, तो नहीं मैंने कब पैक करनी, और सोल्यूशन में सर जो लिखा है वही तो मैंने बताया सर। सोल्यूशन में क्या लिखा है, 8,000 और 20,000, तो वो ओवरहेड्स हैं ऑफ द प्रोडक्शन। ना करिए यार, तो आंसर घर जाके देखिए, आंसर वही वही मैं तो आंसर देखूं, आंसर से देख बता रहा हूँ।
नहीं यकीन मान, मैं तो वहीं से देख रहा हूँ। और सर वो नहीं है, वो डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड्स नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड्स नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर, ये प्राइम कॉस्ट है। हम ओवरहेड्स की अब तलाश रहे हैं। तो ओवरहेड्स में डायरेक्ट वेजेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट है, और वो क्यों है? इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए इनडायरेक्टली वो खर्चा है, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट खर्चा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए इनडायरेक्ट खर्चा। जी सर, रेंट एंड रेट्स की बेसिस क्या है? उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस एक वर्ड था। इनडायरेक्ट वेजेस की पहले आइडियल बताएं आप। आइडियल 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 नहीं, आइडियल मेरा ख्याल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, उससे भी ज्यादा आइडियल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होने चाहिए। और क्या हो सकता है? आइडियल, आइडियल डेटा बाद में देख लेते हैं, पहले आइडियल को। लेबर आवर्स में भी इनडायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट लेबर आवर्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को जिस तरह की बहस अगर हो। लेकिन अब यहाँ पढ़े डेटा, यहाँ क्या, यहाँ के मुताबिक क्या हो सकता था? नहीं, यहाँ क्या हो सकता था? प्रोडक्शन आवर्स। लेकिन वंस अगेन ये जो प्रोडक्शन आवर्स हैं, एक सेकंड, प्रोडक्शन आवर्स जरा देखें आगे लिखे कहाँ हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में लिखे हैं। तो जो इनडायरेक्ट वेजेस हैं, नहीं इनडायरेक्ट वेजेस हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है, पहले ये क्लियर कर लो। बाकी मैं ये नहीं कह रहा वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो प्रोडक्शन आवर्स हैं ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो प्रोडक्शन आवर्स जो है वो प्रोडक्शन लेबर के लिए तो शायद रेलेवेंट है, लेकिन इनडायरेक्ट वेजेस के लिए उस तरह से रेलेवेंट नहीं। अब लेना तो कोई ना कोई है, तो लिया जा सकता है, लेकिन ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये भी कोई आइडियल नहीं है इस केस में। आइडियल बात ये भी नहीं क्या है। और कोई ढूंढे आइडियल? अब लेबर आवर्स पर बॉटल ना कह दीजिएगा, ये क्या है लेबर आवर्स पर बॉटल? ये तो एक बॉटल, एक यहाँ बॉटल में अपने खिलाफ बॉटल में कार्टन्स बन गए कुछ, तो ये तो जो हम बना रहे हैं उसके लिए एक टाइम है। तो यकीनन आपके पास शायद डायरेक्ट वेजेस को बेस बनाया गया है मेरा ख्याल में आपके आंसर में, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। एक छोटा सेंटेंस लिखो अगर आप चाहें, यकीनन मुझे उस पर एतराज नहीं होगा, और एग्जामिनर को भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई उसने खास बेस बताई नहीं है। तो इस तरह की चीज आप जब ब्रैकेट बनाएंगे तो डेफिनेटली अपनी आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चंस में आ गई हैं, 3 हो गई हैं ये चीजें। ये पिछला सलमान देखें, वहां किस में हमें बहस करनी पड़ी है? फाइनली बहस किस में करनी पड़ी थी? मेरे ख्याल डेप्रिसिएशन में, कल वो जो पॉइंट आया था। तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की है, मशीनरी की है, एक पॉइंट यहाँ था, एक वो ब्राइट एंड ग्लो वाला पेज ढूंढना था, एंड में था 500 समथिंग। ब्राइट एंड ग्लो शाइन शाइन नहीं, वो assumption आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं, मतलब आप जो बेस है फ्लोर एरिया भी लिख रहे हैं वगैरह लिख रहे हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी assumption होगी जो आंसर ऑफ एग्जामिनर से डिफरेंट है, तो वो एज लॉन्ग एज कि कोई लॉजिकल है, डिफरेंट हो सकती है क्योंकि उसने खुद बताया नहीं है, ठीक है। तो ब्राइट एंड ग्लो में मेरा ख्याल है किसका इशू आया था? वहां भी डेप्रिसिएशन थी, वहां इलेक्ट्रिसिटी थी शायद, नहीं इलेक्ट्रिसिटी को पता नहीं फ्लोर एरिया से करना पड़ा था, तो वो भी उसमें एक पॉइंट था, ठीक है। आ जाओ वापस दोबारा, यहाँ मेन मसला किसका बना? सर जी किसका बन गया सर? इनडायरेक्ट वेजेस का। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन आवर्स, और यहाँ डायरेक्ट वेजेस लिया हुआ, ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहता ये बहुत अच्छी assumption ली गई है। आंसर वेरी कर जाएगा, और क्योंकि कोई डॉक्टर चेक कर रहा होगा वो काट देगा एग्जाम, बल्कि डॉक्टर क्या तो इंजीनियर होगा साहब, तो कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा, पेपर उसके सामने पहुंच जाएगा और वो ईंटें लगाता लगाता नंबरिंग कर देगा। ना करो सर, खुद आके वो ढूंढता है भाई, जब वो नाकाम हो जाता है हमारे पेपर में कोई ढूंढ के, तसल्ली से सोचें AFC में जाऊं, मैं जाता खुद अपने, मैं यहाँ ना होता अगर वो इस तरह नंबरिंग कर रहा होता। आपका तो यकीन 100% पेपर होता है, मेरा तो मेरा नहीं कर, मैं डेफिनेटली जरा निकम्मा सा स्टूडेंट था। ना करें, ये गलत खौफ है, ये गलत खौफ है। अगर आप लोग तैयारी करने के बावजूद, डेफिनेटली एक ये स्टेप है कि तैयारी नहीं की, उसका खौफ जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर तैयारी की है और आप इन चीजों के खौफ में मुब्तला है, तो इवन देन पेपर गलत हो जाएगा। मेरे से सवाल 100% क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, लगे रहे। ये कभी ना हुआ है ना होगा, हमेशा एक सवाल तो आता ही नहीं होगा, सोच लें। नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, किसको नहीं एक आता होगा, लेकिन हमजा इसकी 100% तैयारी होगी।
और बाकी भी जो आते होंगे वो भी गलत होंगे सर, पेपर का प्रेशर ज़हन में लाएं। वो आउट ऑफ सिलेबस तो खैर सारे सवाल है ना, जिन्होंने वो भी छोड़ा उन्हें तो समटाइम पेपर भी फ्रेंच में महसूस होता है, ये किस लैंग्वेज में है, ये क्या हो रहा है, ये किसका पेपर आया है, मैंने तो इसी तैयारी नहीं की हुई, मुझे तो बुजुर्गों ने ये बताया था और उसने ये बताया था कि वो आना है, वो आना है, वो आना है, वो तो नहीं आया, और वो भी मैंने छोड़ा हुआ था, वो भी आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा करें, रिलैक्स होकर सोचें, बहुत कुछ नहीं आता जो हमने छोड़ा होता, लेकिन हमने छोड़ा इतना होता है कि कुछ ना कुछ आए, वो लग रहा होता है कि सारा वही है। तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं भी उन एग्जाम हॉल से बाहर निकल के यहाँ तक पहुंचा हूँ, उसके डायनामिक्स ही और ये जो इतनी यहाँ बातें होती हैं कि पर केजी पर आर, ये इन्हीं चक्कर में फंसे रहते हैं। तो ये मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन ये मिस्टेक्स मिनिमाइज होनी चाहिए, उसकी कोशिश पूरी है। बाकी एट द एंड ऑफ द डे एक सवाल नहीं आता, इसकी कोई टेंशन नहीं है, जो आता है उस पर फोकस करें, तो वो तो जानबूझ के उसमें पेपर सेट करें। फर्ज करें कोई 100% अटेम्प्टेबल पेपर हो, तो मेरे जैसे लोग जिन्होंने 50% भी तैयारी नहीं की, इधर उधर से पूछ पूछ के शायद 50 पूरे कर लें, कोई तो होते ही यार इधर उधर, या नजरी पड़ जाती है, तो वेला मैं बैठा हूँ कुछ तो करूंगा, 2 सवाल कर लिए मैंने, बाकी देख लूंगा, इतना टाइम होता है। तो किसके लिए ये पेपर सेट होता है कि जिसकी 100% तैयारी है, वो बस 50 के इर्द गिर्द पहुंचे, और इवन देन समटाइम्स नंबर रह जाते हैं, बी रियलिस्टिक इन लाइफ, अपनी एफर्ट के बावजूद समटाइम्स रह जाता है। तो ये जो हालात हैं, ये फिर यही आई क्या, लेकिन अपने आप को तैयारी करने के बाद अगर आप प्रेशराइज करेंगे और इस स्टेट ऑफ माइंड से जाएंगे मैंने फेल ही होना है, वो तो पहले ही आप रेडी हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आता है उस पर फोकस होना चाहिए, मैं ये करूंगा तो वो ना हो जाए, अल्लाह मालिक हो जाए, अब मैं जो कर सकता हूँ वो तो करके उठूं, क्या ख्याल है, या मैं छोड़ दूं, या मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये रहने देता हूँ, जो समझ आता है वो कर दें, बाकी अल्लाह मालिक। लेकिन इसका मतलब मेरी बात का ही मतलब हुआ कि आज से पढ़ना छोड़ दें, अब फुल एफर्ट करें, एट द एंड ऑफ द डे हम जो कर सकते हैं उससे आगे नहीं जा सकते, और अगर वो कर लिया है तो मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस से पेपर में जाना चाहिए। हाँ प्रेशर होता है, ये कहना बड़ा आसान है, रात को नींद भी नहीं आती, और अगर ये दूसरा पेपर हो तो पिछला भी ज़हन में होता है, उसकी भी नंबरिंग सारी रात होती है, अगले की भी हो रही होती है, वो ना आ जाए, वो ना आ जाए, ये सब कुछ होता है। तो अगर एक आखिरी हो तो पिछले सब की कैलकुलेशन हो रही होती है, तो ये ठीक है, ये नेचुरल है, इसीलिए ये सही है। जी मेरा ख्याल है बात पूरी कर लेते हैं। क्या लिखा सर आपने, फैंटास्टिक लिखवा रहा था कि मेरे प्रोडक्शन आवर्स को लिया जा सकता है, मेरा मेरा ख्याल है उसमें कोई गलत वाली बात नहीं है जी। और इसके अलावा आप चले, सर्विस डिपार्टमेंट्स की एलोकेशन का कोई तरीका था इसमें, सर्विस डिपार्टमेंट्स नहीं उसकी जरूरत नहीं थी, ये कौन सा सिनेरियो बन गया था, सेकंड सिनेरियो बन गया था शायद, कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट पे पहले आपने एलोकेट किया, बाकी उसमें तो इशू नहीं है जो जनरल लाइटिंग में, मतलब बाकी भी पढ़ रहा, जनरल लाइटिंग में उसने एक लाइट पॉइंट्स बताए हुए थे, अगर मेरे पास ये ना बताए होते तो इसके लिए क्या होना चाहिए था, फिर ये भी किलोवाट आवर्स में हो जाना था, पावर आवर्स वही किलोवाट आवर्स में, लेकिन लाइट पॉइंट्स अगर बताए हुए हैं तो शायद ज्यादा स्पेसिफिक हो गए कि किस जगह कितने बटन है शायद। फिर पावर के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए अच्छी बेस बताई हुई है, अगर ना होती बताएं फिर कौन सी होती, और उससे अच्छी कोई है, हाँ मेरा ख्याल है फिर प्रोडक्शन आवर ज्यादा बेहतर, कॉस्ट ऑफ मशीन, लेकिन कॉस्ट ऑफ मशीनरी में प्रॉब्लम अब ये है, प्रोडक्शन आवर्स इसलिए शायद बेहतर नहीं है, देखें इधर कंडी कुछ मशीनरी स्टोरेज रूम में भी है, तो स्टोरेज रूम वाली नहीं, अच्छा सर उसका तो मसला नहीं है, ठीक है प्रोडक्शन आवर्स हो सकता है, लेकिन शायद ज्यादा रेलिवेंट इस वक्त कॉस्ट ऑफ मशीनरी है। और बताइए जी, और भी कोई है पॉइंट ऑफ टू डिस्कस, ये प्लीज करने जरूरी हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट टॉपिक्स अभी ना छोड़ दीजिएगा, कर लूंगा, ये अभी करने हैं, ये कितने हो गए हैं अब सर, इसका ये मतलब है कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, ये जो नहीं, ये गिवन का क्या मतलब है, ये ना करिए यार, और ना ये तो खतरनाक सवाल है, एक मिनट ठहरे ठहरे, और ना सर ये नहीं है सही तरीका, ये क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा आपने, ये एक मिनट पेज नंबर 124 निकलिए।
सर ये इस तरह नहीं पढ़ना। ये मेरे एक भाई ने मुझे ये सवाल ये पूछा कि यहाँ डैश डैश का मतलब है। नहीं एक मिनट है नहीं यार, मेरी बात गलत बोल रहा हूँ की हो गई। ये डैश डैश अगर इस तरह पढ़ेंगे हम, ये जिस तरह मैंने सर्कल लगाया, ये इस तरह नहीं है, ये इधर से पढ़ना है। ऊपर का डैश है, ऊपर नहीं लगते वहां, और सर वो नहीं लगते वहां, नहीं है वहां, नहीं है तो वहां एलोकेट नहीं होगा। जहां जहां है ही नहीं वहां एलोकेट नहीं होगा। जहां जहां घंटे ही नहीं है, आवर्स ही नहीं है, वहां फिर इसका मतलब खर्चा एलोकेट नहीं होगा। नहीं नहीं उसकी बात नहीं सर जी, जहां खर्चा नहीं है, घंटे नहीं है, स्कोप फ्लेवर ही नहीं है, अगर नहीं है फॉर एग्जाम्पल लाइट पॉइंट नहीं है, वहां फिर बिजली ये लाइटिंग का खर्चा भी एलोकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, एक साहब ने एक सवाल पूछा, एक कॉस्ट पर कार्टन नहीं करवा देंगे की वर्किंग करवा दे। यहां से ऑनवर्ड सर्विस डिपार्टमेंट लोकेशन के बाद अपने आंसर्स बोले जरा। सिलेक्शन, सॉरी कौन कौन से डिपार्टमेंट है? सिलेक्शन, सिलेक्शन, जैम मेकिंग और बॉटलिंग का खर्चा बता दें क्या? 91559522, वो ठीक है। ठीक है, अब जरा कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन निकालना था। 36 इंटू 12 मिल गया सबको? सर 12 मिल गया सर, क्या है 12? नहीं नहीं 12 नहीं है मटेरियल, ना करें ये, नहीं जुल्म करना, इसका मतलब सवाल नहीं पड़ा किसी ने। हमने एक डब्बे का खर्चा निकालना था, तो डब्बे में 12 बॉटल्स थी। 36 बताएं क्या है? सामान बोली जाइए आप, तूने किया बोला 36 है एक बॉटल का खर्चा मटेरियल का, और जरा 12 क्या है? 12 बॉटल इन कार्टन। 25 बताएं क्या है? एक बॉटल की लेबर कॉस्ट। 12 क्या है? 12 बॉटल्स इन कार्टन। ठीक है, यहां तक डन है सर। अब इसके बाद हमें ओवरहेड्स चाहिए, लेकिन ये जो ऊपर फिगर आई जिसको मैंने सर्कल लगाया, ये तो भी टोटल ओवरहेड्स है। अब इसका शायद एक और स्टेप भी करना है। इसको कैसे करें? इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करें? इसको पर आर रेट क्यों निकालना है? पर आर रेट क्यों निकालने सर? प्रोडक्शन आवर्स की बेस पे। ठीक है, तो प्रोडक्शन आवर्स से क्या मुराद है? प्रोडक्शन आवर्स से क्या मुराद है सर? तो ये ठीक है, ये 60, 64, 70, ये ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स 60, 64, 70 पर आर एक रेट निकला। ठीक है, अब क्या ढूंढना है हमें कि हमें आर्स चाहिए कितने? तो इसके लिए टेबल देखें जरा 123 पेज पे। 0.1 के है एक बॉटल के लेबर आर्स इनटू 12 के है 12 बॉटल्स इनटू 60 के है एक बॉटल के सिर्फ सिलेक्शन के ओवरहेड्स। आई होप ये किया हुआ है आपने, देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट करना था ये नहीं सिर्फ अपनी मर्जी से वहां छोड़ दो पर बस ये हो गया। कॉटन तक आना था। अगला लिखवाएं। नहीं अभी अगला क्यों है? ये ओवरहेड्स खत्म नहीं हो गए? सिर्फ एक डिपार्टमेंट के हुए अभी, दूसरे के कैसे? 0.25 क्या है ओवरहेड्स पर बॉटल इनटू 12 बॉटल्स इन कार्टन, और 64 क्या है? ठीक है प्लीज, सही है। एंड सिमिलरली इन सो ऑन। जी जिनका क्वेश्चन था बेटा क्लियर हो गया? इसका मैं अभी नया क्वेश्चन नहीं दे रहा, नया क्वेश्चन मैंने देना आगे जाके। एक यही सेम क्वेश्चन अपने बगैर आंसर देके लिखना, ये सेम क्वेश्चन आएगा बगैर आंसर देखे करना है। कर लेंगे आज होमवर्क? जिन हजरात के पास अब टाइम है, और मेरा ख्याल है शायद संडे को निकाल सकें अगर, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में जाना। प्रोसेस कॉस्टिंग कौन सा? नहीं प्रोसेस कॉस्ट ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा। प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने जानना है केस क्वेश्चन नंबर 9, रिवाइज करना उसे।
केस के बाद आप जाएं वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 पे, उधर ये चैप्टर के अंदर है दोनों, और देन फिर आपने आना है पेज नंबर 'कहां जाके कहां आना है, पहले कहां जाना है पेज नंबर 317, ये वॉल्यूम 2 में ही है। अबाबील फूड्स के नाम से एक सवाल है। अब ये जो मैं कल भी मैंने कहा और ये जो अभी भी कह रहा हूँ, ये एक दिन में नहीं है, अगर आप 1-2 दिन लगाना चाहें लगा लें। इनकी फिर डिस्कशंस के लिए जैसे जैसे फिर हम टाइम निकालते जाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे अपनी तरफ से, फिर निकालते जाएं। अबाबील तक पहुंचना, अबाबील पेज नंबर 317 इस वॉल्यूम 2 में ही। तो अब इन चीजों का मकसद ये है कि आपके जो टॉपिक्स हैं पुराने वो फाइनल हो जाए बस। इन क्वेश्चंस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम फिनिशिंग टचेस दे रहे हैं, ठीक है। तो रादर देन कि मैं ऐसे को टेस्ट रखूं और वो देना, हाँ ठीक है, आप इस तरह करें, सेल्फ टेस्ट जरूर लें अपना, पहले खुद से कोशिश करें, लेकिन डेफिनेटली इस वक्त ये टफ सवाल है अबाबील, तो पहले वो रिवाइज करके यहाँ तक आइएगा, फिर हो सकता है कि कुछ एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कल का टाइम हमारा 1:45 रखना है, कोशिश करते हैं घंटा से ज्यादा ना लगे। और द एजेंडा ऑफ द कल डिस्कशन इज खासतौर पर सिर्फ टेस्ट वगैरह के क्वेश्चंस हैं, ये जो येलो लिमिटेड है और एक दो पिछले भी हैं, मैं बता दूं जरा कौन कौन से। एक डिसीजन मेकिंग चैप्टर में जाइए, वो आप लोगों ने क्वेश्चन करनी है 8 और 9, जरा ढूंढना जरा, हरीश और वो इस तरह के, तो 2 वो थे, बाकी ये टेस्ट वाले क्वेश्चन हैं, तो इसके अलावा मेरा ख्याल है आधा पौना घंटा जितना भी लगेगा, लेकिन अपनी तरफ से जरा पॉइंट्स अगर नोट होने जरा टाइम बच जाएगा। तो इंशाल्लाह 1:45। अल्लाह हाफ़िज़। ऑनलाइन लेना चाहे ऑनलाइन लिया करें, अगर कोई नहीं आना चाहिए टाइम वेस्ट ना किया करें। अल्लाह हाफ़िज़। डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चन नंबर 8-9 था मेरा ख्याल है, हरीश था और एक डेसिमल समथिंग था।